Similarly, effect of temperature on equilibrium. वान हाफ ने एक इक्वेशन दिया था, उसी इक्वेशन से इसको डिराइव किया जाता है। ठीक है, चलें, आपको मिलेगा अभी जब हम आगे पढ़ाएंगे तो ये चीज़ थर्मोडायनेमिक्स में आपको वान हाफ इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नोट डाउन, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on equilibrium constant, the effect of temperature on equilibrium constant may be explained by one half, देखिए उसकी स्पेलिंग है one half, साइंटिस्ट वन हाफ रिएक्शन, वन हाफ रिएक्शन डैश करिए। वन हाफ रिएक्शन था लार्ज Kp 2 अपॉन Kp 1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये उनका इक्वेशन था। ठीक, T1 T2 वेयर T1 एंड T2 सारे टर्म लिखिए, वेयर T1 एंड T2 ऐसे लिखे रहेगा, वेयर T1 एंड T2 आर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T1 एंड T2 आर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कामा Kp1 ऐसे लिखिएगा, Kp1 एंड Kp2 आर द equilibrium constant इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट है और डेल्टा एच एंथैल्पी है। आर क्या है आपका गैस कांस्टेंट है और डेल्टा एच आपका चेंज इन एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी। आर का मान देखिए वेरिएबल होता है, क्या होता है वेरिएबल, यह डिपेंड करता है किसके साथ किस यूनिट में लगा है। ठीक, अगर जूल पर मोल में होगा एनर्जी तो आर का मान 8.314 होता है। अब आप ध्यान दीजिए, ये एनर्जी है, क्या है एनर्जी। अगर यह कैलोरी में होगी तो आर का मान 1.987 कैलोरी पर डिग्री पर मोल होगी। इसलिए आर किस रूप में उपयोग होता है, किसके साथ उपयोग होता है, किस यूनिट में उपयोग होता है, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, इफ डेल्टा एच एक्सप्रेस्ड इन कैलोरीज, देन उस समय आर की वैल्यू होती है 1.987 कैलोरी पर डिग्री पर मोल। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर यही जूल में होता, किस में होता, जूल में होता, कौन डेल्टा एच, तो आर का मान यहाँ होता 8 कितना होता है 317, क्या होता 317 जूल पर मोल। लेकिन हमारे काम का यहाँ किया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ये सिर्फ आपको
क्या बताया मैंने, वन हाफ इक्वेशन। अभी कुछ नहीं सीखा आपने, सिर्फ वन हाफ इक्वेशन है क्या। अब आप KP इक्वल टू KC इंटू RT पावर डेल्टा एन अभी पीछे एक्सप्लेन करके आए हैं ना। लेकिन मिटाओ तो कोई के सबका चला आगे चलो। क्योंकि आप कुछ जानते हैं सिंस KP इक्वल टू KC इंटू RT पावर डेल्टा एन, अभी आप पीछे पढ़ कर आए हैं ना। एंड जो डेल्टा एस का एक्सप्लेनेशन होता है वो होता है E प्लस P डेल्टा V। ठीक, इसका मतलब यह डेल्टा E प्लस P बीच का टू RT आप जानते हैं, तो RT पावर डेल्टा एन है। इसका मतलब यहाँ जो एंथैल्पी उपयोग हो रही है वह डेल्टा E प्लस RT पावर डेल्टा एन का रूप ली हुई है। यहाँ तक बात समझ आई। RT पावर डेल्टा एन कहाँ से लिया मैंने, PV इक्वल टू RT। चूंकि चेंज है तो चेंज इन वॉल्यूम किस में आएगा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स में आएगा। इसलिए डेल्टा PV की जगह में डेल्टा RT पावर डेल्टा एन लिख रहा हूँ। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए भाई, अब KP मैंने लिया था किसमें, वन हाफ में, उसको कन्वर्ट करिए KC, किसमें कन्वर्ट करिए। देन इक्वेशन 1 इज एक्सप्रेस्ड, देन इक्वेशन मतलब वो वन हाफ वाला, उसको 1 कर लीजिएगा। देन इक्वेशन 1 एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब KP की जगह KC करिए, क्या करिए KC, तो आपको मिलेगा लागा KC2 अपान KC1, KC2 अपान KC1 इज इक्वल टू सेम चीज आएगी डेल्टा E अपान 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2। अभी कुछ दिमाग में आपके आइडिया आ रही है कि नहीं, कि ये KP KC1 क्या है, T1 क्या है, T2 क्या है, कुछ आइडिया है कि नहीं? हाँ, ना समझ में होता समझाइए, लिखाइए कि ना, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखा तो समझाइए। हमको सोचे समझ गए भाई, KC1 KP1 T1 T2 नहीं समझ में। दिखाएंगे क्या, समझिए कोई एक प्लस बी चल रहा है, दे रहा है C प्लस डी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा तभी KC मिलेगा। इसका मतलब रिएक्शन ऐसा ही हो, ठीक, चाहे जैसे उदाहरण दिया हमसे कोई मतलब ना हो, खाली तुम्हारा रिएक्शन रिवर्सिबल हो एक चाहिए, यानी इसमें KC आएगा। चूंकि सभी गैसीय अवस्था में है सभी, इसका मतलब कि PV है ना, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर होगा, क्योंकि सभी गैसीय अवस्था में रिएक्टेंट प्रोडक्ट है। इसका मतलब यहाँ KP आएगी। समझ लीजिए टेम्परेचर T1 पर रिएक्शन हो रहा है तो क्या आएगा, KP1 आएगा ना। और इसी को हमने टेम्परेचर बढ़ाकर T2 कर दिया तो अब जो कांस्टेंट आएगा वो KP। इसी दोनों को करके वन हाफ ने एक रिलेशन दिया था
कि Ln Kp2 अपन Kc1 इक्वल टू डेल्टा H अपन 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T2 इंटू T1। ठीक, अब समझिए कि इन्होंने कहा कि चूंकि हमारी जो एनर्जी है एंथैल्पी डेल्टा H रिएक्शन के दौरान निकलेगी या लगेगी, दो ही तो शर्त है, या तो लगेगी या तो निकलेगी। अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा कैसा होगा, इंडोथर्मिक यानी हमें हीट देनी पड़ी तो डेल्टा एस कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी हमने हीट दिया तब रिएक्शन हुआ, ऐसे रिएक्शन को हम इंडोथर्मिक कहते हैं। और एक्सोथर्मिक यानी हीट अपने आप निकली, क्या हुई, हीट अपने आप निकली, उस समय डेल्टा एच निगेटिव होता है। क्या होता है, डेल्टा एच निगेटिव होता है। इतनी बात समझ में सबको। अब आप समझिए अगर हमने वो जो रिएक्शन केपी लिखा था कि मिटाओ थी, मिटाओ थी, जो रिएक्शन हमने अभी लिखा था कि log ऑफ Kp2 अपॉन Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ठीक, डेल्टा H पॉजिटिव कब होगा, जब इसका डिफरेंस पॉजिटिव हो, क्योंकि यही मल्टीप्लिकेशन है, बाकी ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं, इसका कोई रोल नहीं। पॉजिटिव और निगेटिव किस बात पर डिपेंड है, T2 माइनस T1, क्योंकि T1 और T2 गुणा करने से कोई मतलब नहीं है, हमें डिफरेंस से मतलब है। क्या है, डिफरेंस से मतलब। ठीक, इसका मतलब पहली कंडीशन है कि T2 ग्रेटर देन T1, T2 ग्रेटर देन T1 अगर होगा उस समय डेल्टा एस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हमने करके देख लिया। जैसे मान लो कि 20 समझी, एक 10 समझी बटे 20 गुणे 10, तो यानी 10 अपान 200 आए, यानी पॉजिटिव आए। अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब दूसरा वाला टेम्परेचर ज्यादा था, जो दूसरी क्रिया कराएगी, ये वाला T2 वाला, T2 वाला टेम्परेचर ज्यादा था, उस समय डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब Kc की वैल्यू बढ़ेगी, Kp की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट। वही उल्टा करके देख लीजिए कि अगर मैं समझूं कि पहला 20 है और दूसरा 10 है, तो 10 माइनस 20 अपान 10 गुणे 20, तो माइनस 10 बाई 200। तो यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, साइन माइनस लग जाएगा। यह माइनस साइन शो करता है कि यह डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं आपके बराबर आपके नाम के सामने माइनस लिख दूं, इसका मतलब क्या हुआ, आप घटते क्रम में माइनस हो रहे हैं। आपके बराबर माइनस है मतलब हमारे घाटे में है। अगर आपके बराबर 0 लिखी तो ना घाटे में ना फायदे में, न क्यों कर्जा बा तो पास बढ़ गई। और अगर प्लस लिखा मैंने, इसका मतलब होता है आपके पास किसी का कर्जा नहीं है, लेकिन आपके पास पैसे हैं, तभी तो आप प्लस हैं। बस समझते हैं, यानी ये डिक्रीजिंग आर्डर में हिस्सा। अगर यहाँ माइनस आ गया तो कैसा होगा, डिक्रीजिंग आर्डर में होगा। इफेक्ट कहाँ से निकल रहा है, टेम्परेचर से निकल रहा है। सीधा प्रभाव किसका आ रहा है, टेम्परेचर का। रीडिंग भी हमारी वही, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर में अगर एंथैल्पी पॉजिटिव है यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट, बात समझ में आ गई। कहाँ से निकली वो तो एक इसी से मैं बता सकता था, इसी की जरूरत नहीं थी, या इसी को ले लूँ तब भी बता सकता हूँ। अब यही एनर्जी का टर्म है, ये माइनस होगा कब, जब यह छोटा होगा या बड़ा। ये प्लस कब होगा, जब यह बड़ा या छोटा। तो रेट कांस्टेंट वहाँ Kp के रूप में था, यहाँ Kc के रूप में है। यानी एक गैसियस अवस्था का रिएक्शन है, एक गैसियस अवस्था को छोड़कर रिएक्शन है, या लिक्विड में होगा या सॉलिड में होगा। बस समझ में आई। नीचे लिखिए, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1, it is clear from equation 1 that
It is clear from equation 1 that कामा करिए if reaction is endothermic कोष्टक में endothermic लिखा, कोष्टक में लिखा डेल्टा प्लस डेल्टा एच, ऐसे लिखिएगा प्लस डेल्टा एच, देन the value of Kp, then the value of Kp increases, then the value of Kp increases, and when reaction is in exothermic, and when reaction is exothermic लिखा था exothermic यानी कोष्टक में माइनस डेल्टा एच, देन द वैल्यू ऑफ Kp डिक्रीजेज। ठीक, बस समझ में आ गई। ये कोई आप इक्वेशन याद रखिएगा, चेक ओ डेल्टा एच के रूप में चाहे डेल्टा ई के रूप में, मुख्य चीज आपकी ये है T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू, ये उल्टा ना होने पाए, T1 माइनस T2 मत करिएगा, नहीं जो इंडो है वो एक्सो हो जाएगा, जो एक्सो है वो इंडो हो जाएगा। ठीक, बस इतना याद रखिएगा कि फाइनल टेम्परेचर T2 और इनिशियल टेम्परेचर T, हालांकि माना जाता है पहले T1 ही माना जाता है, पहले कभी T2 नहीं माना जाता। तो T1 पहला टेम्परेचर और T2 दूसरा टेम्परेचर, यानी इस पहले को इनिशियल समझिए, दूसरे को फाइनल समझिए, और चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, अंतिम माइनस पहला, तो आपका कभी मिस नहीं होगा T2 माइनस T1। अब नीचे में तो गुणे में कोई मतलब है नहीं, चाहे T2 इंटू T1 लिखा चाहे T1 इंटू T2 लिखा, गुणे में तो आगे पीछे कोई मतलब नहीं होता। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए चैटेरियल प्रिंसिपल, चैटेरियल प्रिंसिपल, इसको हम लोग इंटर में लास अतेलिये का नियम पढ़ते थे। हाँ, वहाँ था हिंदी इसकी लास अतेलिये नियम भी है, लेकिन इंग्लिश थोड़ा सा इसकी अलग है, लास अतेलिये का नियम। इन्होंने कहा था कि यदि साम्य अवस्था हो, रिएक्शन कैसे हो, इक्विलिब्रियम में, ठीक, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो, तभी इक्विलिब्रियम आएगी, उसी को हम साम्य अवस्था कहते हैं। इंटर में जो हमने पढ़ा था वो ऐसे नियम था कि साम्य अवस्था में यदि ताप, दाब और सांद्रता का परिवर्तन किया जाए तो अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जिस दिशा में यह किए गए परिवर्तन के प्रभाव को निरस्त कर सके। बहुत बढ़िया उदाहरण घर में मिलता है, छोटे बच्चे को पहुंचिए और ये पटाखा खींच के मारिए, बिना कुछ कहे, देखिए वो किधर भागता है, क्योंकि मारा तो आपने टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाया ना, अब वो आपकी तरफ तो किसी कीमत पर नहीं है, वो भागेगा अपने मम्मी की तरफ, क्यों, वहाँ टेम्परेचर कम है, वहाँ उसको ममता मिलेगी, प्यार मिलेगा, भाग के जाएगा उधर। ठीक, आप लाख कोशिश करें उस क्षण की जाइए, टाफी दे, चॉकलेट दे, कुछ दे, वो कभी नहीं आएगा आपके, वो तब आएगा जब उसका टेम्परेचर कम होगा, फिर साम्य अवस्था आएगी, तब आकर कहेगा कि आप चॉकलेट दीजिए, लेकिन उस समय तो कम से कम नहीं कहेगा, क्यों, साम्य अवस्था थी। पहले आप गए तो ऐसे थोड़ी मत झगड़ा भरा बच्चे से, आप गए तो इक्विलिब्रियम थी ना, बच्चा थोड़ी जाना पहुँचते माना में जड़ देंगे। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्रिया किधर जाएगी, जिधर टेम्परेचर कम होगा। ऐसे ही जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं किसी अभिक्रिया का, लेकिन निश्चित रूप से अभिक्रिया कैसी हो, साम्य अवस्था में हो, यानी समझिए कि A प्लस बी प्रोडक्ट दे रहा है C प्लस डी, साम्य अवस्था कब होगी, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यही है इक्विलिब्रियम की पोजीशन, क्या है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन। इस समय अगर मैं इधर टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, टेम्परेचर को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तब क्रिया किधर भागेगी, इधर भागेगी, जिधर टेम्परेचर कम होगा। अगर हमने प्रेशर इधर बढ़ा दिया तो क्रिया किधर भागेगी, इस तरफ। हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया,
कंसंट्रेशन, तब क्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। उदाहरण से समझा दे रहा हूँ आपको ना। अब बहुत बढ़िया उदाहरण, बहुत फेमस है। हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण, हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण, N2 प्लस 3H2 बनाता है 2NH3। जरा समझिए, 1 मोल नाइट्रोजन के हैं, एक है ना, अब 3 मोल हाइड्रोजन के हैं, मिलकर बनाते हैं 2 मोल अमोनिया, 2 मोल अमोनिया। यहाँ का टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, 4, और इधर का वॉल्यूम कितना हुआ, 2। इतने पर रिएक्शन हो रहा है। अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया है, इतने रिएक्शन हो रहा है। अगर मैं अभी इधर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, प्रेशर बढ़ाता हूँ और कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ, तो इफेक्ट देखिए। पहले यही शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चले, कभी उल्टा भी पढ़ लीजिए। रेशियो इनका 1 और 3 का है, नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 और प्रोडक्ट 2। चलिए हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन मतलब उसकी मात्रा हम 2 गुना कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 4। जब 1 3 पर 2 बन रहा था तो 2 4 2 6 कितना बनेगा 4। हम नहीं कह रहे हैं, ये संबंध बता रहा है कि 1 3 का जब रेशियो था तो 2 बन रहा है, अब 2 6 रेशियो का है, कितना बनेगा, स्वाभाविक सी बात है 4 बनेगा। और कर लीजिए 3 गुना कर लीजिए, 1 3 या 3 3 3 का 9, अब कितना बनेगा 6 बनेगा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि जब हमने कंसंट्रेशन बढ़ाया तो प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब अब क्रिया किधर भाग रही है, प्रोडक्ट की तरफ भाग रही है। अगर नहीं भागती तो 2 ही 2 आता, अगर नहीं भागती तो चाहे इधर जितना बढ़ाएगा तो ये भी जाएगी, है ना, है ना। हम कहते तोरे पास पैसा 5 रुपया और दुकानदार के पास 100 रुपया ले जी रखा हो, तो है तो मिले 1 रुपया 5 रुपया। अगर तोरे पास 10 रुपया हो तो 2 मिले, तू बढ़ावा पैसा को देवे तैयार, तू पैसा बढ़ावा। और अगर ना बढ़ावत है तो तेरे पास चाहे जितना हो, चाहे जितना हो, 3 9 का रेशियो हो, तब वो प्रोडक्ट कितना बचा है 2। ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, ये थियरी से नहीं प्रूफ होता बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। सीधी सी बात है, मैं आपको सिखा दूं कि आपके पास 100 रुपया हो और आपके पास 300 रुपया हो, आप चले जाइए मेले में, मेले में चले जाइए। चलिए मान लीजिए मेला 4 बजे शुरू हुआ और 10 बजे खत्म हुआ, मान लीजिए 6 घंटे का समय है, मात्र 6 घंटे का समय है। वही टाइम यहाँ भी होगा क्योंकि मेले का टाइम फिक्स है। मेले में एक बच्चा 100 रुपया लेकर गया है, एक बच्चा 300 रुपया, तो क्या इस 6 घंटे में दोनों 100 रुपये ही खर्च करेंगे? जिसके पास कंसंट्रेशन ज्यादा होगा बेटा वो ज्यादा खर्च करेगा। अच्छा सोचिए, टाइम तो 6 घंटे इसको मिला, 6 घंटे इसको, दोनों को 6 घंटे मिला। ये 6 घंटे में 100 रुपया खर्च किया, ये 6 घंटे में 300 खर्च किया, किसके खर्च करने का रेट ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा, तभी तो उसका 100 रुपये खर्च ज्यादा, तो 200 ज्यादा खर्च हुआ। अगर इसके रेट से खर्च करता तो इसका 100 रुपये खर्च होता। ठीक, जैसे n 2 रुपया खरीदे ना, 2 रुपया खरीदे, एक का समय रुपया, और इनके संगे जौन इन सामान खरीदते थे वह सामान हम खरीदते थे, तब तमाम 100 रुपये खत्म हो जाए। ठीक, और दो में संघे लोग किया है, जितना इन खरीदे उतना हम खरीदे, तब तमाम कंसंट्रेशन बचे चाहिए। 200 रुपये मेरा क्या होना चाहिए था, बचना चाहिए। अगर 200 रुपया खर्च हुआ इसका मतलब 1 रुपया खरीदे थे, 2 रुपया खरीदे, एक सामान खरीदे हुए तो 2 सामान, यानी हमारे खर्च करने का रेट क्या है, दर ज्यादा है। जब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। उनके पास 100 रुपया का सामान हो तो उनके पास 300 सामान हो, तो प्रोडक्ट आपका ज्यादा होगा, क्योंकि आपके पास कंसंट्रेशन ज्यादा था और खर्च करने का रेट ज्यादा था, इसलिए प्रोडक्ट स्वाभाविक सी बात है ज्यादा होगा। ये आम जीवन की भाषा है, क्योंकि 1 बिस्सा खेत हो, केहू 1 बीघा खेत हो, तो दोनों में उत्पादन के रेट अंतर हो। क्यों? 1 बिस्सा वाला का 1 किलो यूरिया मार के, 1 बीघा वाला ले बोरिया लेकर ढकेलिया, क्योंकि उसके पास पैसा भी ज़्यादा है, क्योंकि 1 बीघा वाला बड़ा हो है ना, छोटा तो है ना, उसके पास ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया, ज़्यादा मात्रा में खाद डाल लिया तो उत्पादन क्या होगा, रेट बढ़ गया नहीं बढ़ गया?
यही बात है। तो लास अटेलिये का मुख्य नियम क्या था बेटा कि साम्य अवस्था पर यदि हम ताप, दाब और सांद्रता तीनों को याद रखिएगा, टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन को अल्टर करते हैं, अल्टर मतलब परिवर्तित करते हैं, तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में यह किए गए परिवर्तन के प्रभाव को निरस्त कर सके। जैसे आपने बच्चे को तमाचा मार दिया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, अब वो आपके पास आएगा यह संभव नहीं। क्यों कि आपने जो कार्य किया है उसका तोड़ कहाँ मिलेगा उसको, वो जाएगा मदर की तरफ, फादर होंगे तो फादर की जाए, दादा की तरफ जाएगा, आपकी तरफ कम से कम। क्यों कि वहाँ जाए तो उनके दुलार मिले, अच्छा आवत है तुम्हें बता ही था, अब है बहुत मारा बुन है, आवत है आज उन्हें खाना न दे, तमाम चीज़ें कह के उसके टेम्परेचर को डाउन करके फिर कहाँ लाते हैं इक्विलिब्रियम। फिर 1 घंटे बाद बच्चा आपसे बोलने लगेगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गई। अगर इक्विलिब्रियम नहीं आती तो कभी नहीं बोलता आपसे, अगर डिफरेंस रह जाता तो कभी वो बोलता नहीं। ठीक बात समझ में आई ना? लिखिए, अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियल प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियल प्रिंसिपल, कामा करिए, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिए, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिए, इफ ए सिस्टम इज इन equilibrium, if a system is in equilibrium and one of the factor involves in equilibrium is altered, altered, altered मतलब होता है परिवर्तित किया जाए, घटाना बढ़ाना नहीं है, यहाँ मतलब है परिवर्तन से परिवर्तित किया जाए। दैट इज टेम्परेचर, कामा प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन, फुल स्टॉप। द इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड एज टू टेंड्स, TEND, टेंड्स मतलब एकदम पहुंचने वाला है, अभी पहुंचा नहीं है लेकिन पहुंचने वाला है। टेंड्स टू एन्यूल, ANNUL, कंप्यूटर का वर्ड है एन्यूल। इसका असली रूप है अनडू। कंप्यूटर में आपने सुना होगा कि कोई आपने कार्य किया, अनडू कर दीजिए तो वापस वही, जैसे कोई चीज़ डिलीट किया, अनडू कर दीजिए तो वापस आ जाता है। ये कंप्यूटर का वर्ड है, क्योंकि हम यहाँ नहीं यूज कर सकते कंप्यूटर में, इसका एन्यूल शब्द आता है। क्या आता है इसका पर्यायवाची? एन्यूल। एन्यूल द इफेक्ट आर चेंजेज, CHENGES, ठीक, ES लगाइएगा, चेंजेज, फुल स्टॉप करिए, डबल विराम मत करिए। अब एग्जाम्पल डालिए, अब इसी पर छोड़ दीजिए।